नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार के चुनावी संग्राम में हर रोज तीखे आरोप प्रत्यारोप की बौछारें देखने को मिल रही हैं। अमित शाह ने आज 3 रैलियां करके बिहार में महागठबंधन को घेरा तो जंगल राज की याद दिलाई और विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उधर तेजस्वी यादव ने एनडीए के विकास कामों पर सवाल खड़े किए तो वार पलटवार और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई पड़ा। कैसा रहा आज का बिहार का सियासी दिन, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चुनावी चर्चा। होगी बात छठा की तैयारियों की भी, दिखाएंगे लगातार घिरते पाकिस्तान की कहानी आखिर क्या है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार के चुनावी रण में दिग्गजों का वार पलटवार। भाजपा नेता अमित शाह की नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में ताबड़तोड़ रैलियां। कहा चुनाव विकास बनाम विनाश के बीच। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं ने भी किया बिहार में धुआंधार प्रचार। बिहार चुनाव में पोस्टर वार के बीच तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। एफएटीएफ की पाक को नसीहत। कहा ग्रे लिस्ट से निकालने का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से छूट नहीं। एफएटीएफ ने कहा पाकिस्तान समेत सभी देशों को अवैध आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए रहना चाहिए सतर्क। नहाए खाए के साथ देश भर में बिखरी छठ महापर्व की छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। घाटों पर पुख्ता इंतजाम के साथ मुस्तैद प्रशासन और रेलवे प्रशासन। सिडनी वनडे में भारत ने दर्ज की 9 विकेट से दमदार जीत। रोहित शर्मा ने खेली 121 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से की अपने नाम। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात बिहार की। बिहार में चुनावी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तीखे होते दिखाई पड़ रहे हैं। 2 चरणों में होने वाले चुनाव में एनडीए की ओर से अमित शाह ने आज लगातार दूसरे दिन फिर से एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाया तो कांग्रेस सहित महागठबंधन के दलों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी के समय बिहार के लोगों के साथ हुए अत्याचार को सामने रखा तो एनडीए की सरकार में हुए विकास के आंकड़े भी बिहार की जनता को गिनाए। उन्होंने फिर से डबल इंजन सरकार को लाने की जब बिहार की जनता से अपील की तो बिहार की जनता से महागठबंधन के झूठे वादों से बचने की सलाह भी उन्होंने सियासी मंच से दी। बिहार का सियासी समर, स्टार प्रचारक की जनसभाएं, अमित शाह का विपक्ष पर हमला, आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बताया नायक। शनिवार को एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बिहार में धुआंधार 3 चुनावी रैलियां करके विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला तो एनडीए की डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार में जंगल राज था, लेकिन 2005 के बाद एनडीए सरकार ने बिहार का तेजी से विकास किया है। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन लठबंधन का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है, वो बिहार का विकास नहीं कर सकता। बिहार के विकास के लिए मोदी और नीतीश की जोड़ी ही एकमात्र विकल्प है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दी। 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई,
और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। आरजेडी द्वारा विकास के मोर्चे पर नीतीश सरकार पर सवाल करने को लेकर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को जमकर घेरा और आरोप लगाया है कि आरजेडी के समय बिहार गर्त में चला गया था, लेकिन नीतीश सरकार के काम ने बिहार को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिसके चलते बिहार की जनता फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा। 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। बिहार अब बढ़ चला और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे आएगी। वो लोग कहते हैं वो सब बेईमानी है। वो जब थे तो क्या किए थे? बिहार की जनता उनके कारनामों को समझती है। जो कुछ किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए की सरकार कर रही है और ये जो कर रही है इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है। इनके भी तो 15 साल मिले। इन्होंने 3.5 से 4% विकास दर को 2.5% कर दिया, घटा दिया। और नीतीश कुमार ने 2.5% के विकास दर को 10.4% पहुंचाने का। ये तो फर्क है। गुजरात पहले से विकसित है, बिहार विकासशील देशों में है, प्रदेशों में है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनता ने जो काम देखा है एनडीए का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री चिराग पासवान जी का, खास करके 1 सालों के अनुभव के हिसाब से जनता में, खास करके युवाओं में, महिलाओं में बहुत ही उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बने। तेजस्वी जी बोलते हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, मगर जनता को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। जनता को एनडीए पर ही विश्वास है और एनडीए की सरकार को दोबारा लाने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। आरजेडी द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए एक पोस्टर जारी किया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा और तेजस्वी को बिहार का नायक नहीं खलनायक बताया। चुनावी प्रचार के बीच बीजेपी ने पटना के बरेली रोड स्थित तेजस्वी यादव की कुर्क की गई संपत्ति पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और उस जमीन को लालू परिवार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया। इस जमीन की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिस पर लालू परिवार मॉल बनाने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि ईडी ने पहले ही कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम स्टार प्रचारक बिहार के अनेकों इलाकों में जनसभाएं और रोड शो करके जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। एनडीए दलों के नेता लगातार आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जंगलराज, परिवारवाद, तुष्टीकरण को निशाना बना रहे हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के कामों को गिनाते हुए डबल इंजन सरकार को फिर से लाने की अपील कर रहे हैं। धीरज मधुरेश कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उधर महागठबंधन के तमाम दलों के नेता भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई-एमएल हो या अन्य सहयोगी दल हो, तमाम दलों के जो नेता हैं जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं, तो अपनी सरकार आने पर उन्होंने फिर से हर घर में एक सरकारी नौकरी देने के वायदे को दोहराया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं, वो भी बिहार के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से विपक्ष के द्वारा आज किया गया लगातार प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चढ़ा सियासी पारा, तेजस्वी का एनडीए पर बिहार की अनदेखी का आरोप, प्रशांत किशोर ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए पर बिहार में विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जनसुराज के रूप में बेहतर विकल्प है। जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जनसुराज का विकल्प है। महुआ में कोई टक्कर में नहीं है। महुआ का दौरा लगातार कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है महुआ में। और जिस तरीके से महुआ में प्लस पॉइंट हमारा मेडिकल कॉलेज का, फिर लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम देने का काम करेंगे वहाँ। बिहार चुनाव में सियासी जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, रैलियों से लेकर पोस्टर वार तक। इसी कड़ी में शनिवार को राजद ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जारी किया। तेजस्वी के पोस्टर पर बिहार का नायक लिखा है। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आई। महागठबंधन के अन्य नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरजेडी नेता की ओर से एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में चुनावी संग्राम लगातार जोरदार होता जा रहा है। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे सियासी चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। बिहार में प्रचार तेज हुआ, वार पलटवार, क्योंकि लगातार पक्ष विपक्ष की ओर से वार पलटवार तेज हो रहा है और दोनों ही गठबंधन की अगर बात की जाए अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। नीरज कुमार हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रविशंकर रवि जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर रवि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आरजेडी ने आज पोस्टर जारी किया और नायक बताया तेजस्वी जी को, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो नायक नहीं, वो खलनायक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब उसी प्रकार की स्थिति होने वाली है जो उस वक्त 15 वर्षों में रही थी। रवि जी। आयेंद्र जी, देखिए, ये तो हर चुनाव में पिछले 20 साल से हम लोग हर चुनाव में यही देख रहे हैं। कोई मुद्दा, कोई एजेंडा है नहीं, तो घिसी पिटी बातें। मैं कह रहा हूं कि आप अगर लॉ एंड ऑर्डर का, अपराध का डाटा देखें पिछले 20 साल का, वो स्थिति स्पष्ट कर देता है। तो ये सब तो बोलना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, 2014 के बाद बहुत लोगों को लगता है कि भारत आजाद ही हुआ 2014 के बाद। 2014 के बाद जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार हमला कर रही है ये सरकार, यहाँ तक कि न्यायपालिका को नहीं छोड़ा गया है। जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम पे दबाव है। तो क्या है ये? क्या ये एक अच्छी व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाएं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग कटघरे में है, ईडी, सीबीआई सब कटघरे में है। तो ये तो स्थिति है, तो ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। अब बात है, तेजस्वी जी हमारे नायक हैं। हाँ, 17 महीने की सरकार में उन्होंने जो 5 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया है, लोग उसको नौकरी मैन के तौर पे जानते हैं। तो उन्होंने चैंपियन किया। तो देखिए, लालू जी का जो टाइम था वो एक सामाजिक न्याय का टाइम था। निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के इतिहास में जो है स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है और लिखा जाएगा। सर, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर अगर अराजकता होगी तो कैसे वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा? उसका क्या जस्टिफिकेशन है रवि जी? देखिए, जब किसी को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा हो जी और उसके बाद उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगे तो बेवजह की तकलीफ होने लगती है, क्योंकि लोग अपने जो प्रिविलेजेस हैं उसके साथ डील करना, उसके साथ रिकॉन्साइल करना बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो वो अनाप शनाप के आरोप लगाते हैं। बस एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं खाली आरोप लगे। मैं आता हूं बाकी मेहमानों हमारे साथ है। नीरज कुमार जी, रवि जी ये कह रहे हैं कि साहब नौकरी मैन है तेजस्वी यादव जी और उनके नायक हैं और सामाजिक न्याय का दौर था जिसे आप जंगल राज कहते हैं। नीरज जी, मुझे थोड़ा समय देंगे, मैं उनके एक एक सवालों का जवाब देना चाहता हूं। जल्दी से प्लीज। नायक बिहार में 2 ही हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोक नायक जयप्रकाश जी, और खल नायक तेजस्वी यादव जी। ये खल नायक है, नायक नहीं। हाँ, ये नायक भ्रष्टाचारियों के हो सकते हैं, अपराधियों के हो सकते हैं। बिहार के नायक के कभी हो नहीं सकते। बिहार की जनता इन्हें कभी भ्रष्टाचारी के पुत्र के रूप में जानती है
रवि जी भ्रष्टाचार प्लीज, के आप बिना जब बोल रहे थे किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास ये में। बात जी कर नीरज जी रहे अपनी थे बात साहब करें। सामाजिक न्याय की। मैं बता दूं आपको, बहुत चैलेंज करता हूं कि लालू यादव के आने से पहले बिहार में सामाजिक न्याय की शुरुआत हो चुकी थी। कर्पूरी ठाकुर यहाँ मुख्यमंत्री रहे साहब, क्या था ये? भोला पासवान रहे यहाँ, क्या था साहब ये? अब्दुल गफूर यहाँ मुख्यमंत्री रहे, क्या था ये? तो सामाजिक न्याय का ये झूठा ढकोसला करना बंद करें आजादी के लोग। सामाजिक न्याय की शुरुआत बिहार में बहुत पहले हुई थी। दरअसल इन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का धन का विस्तार किया और लोगों का शोषण किया, लोगों की जमीन को लूटा। आज इनकी जमीन पर हम लोग गए भी थे, वहां से हमने दिखाया कि देखिए किस तरह से ईडी ने जमीन पर नोटिस लगाया हुआ है और ये जमीन तेजस्वी यादव के नाम से है साहब। 112 कट्ठा जमीन वहां पर है इनके नाम में, जहां हम लोग दिन में गए थे, और इसकी आज बाजारों की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक है। कहां से इतना पैसा ले आया को बताना चाहिए। और ये बात कर रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। मैं कुछ डाटा आपके सामने से रखना चाहता हूँ, मुझे 1-2 मिनट का समय लगेगा, मुझे प्लीज दीजिएगा। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में 2005 तक 2 थे, आज 38 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 थे, आज 46 है। ITI 23 थे, आज 152 है। विद्यालय 53,993 थे, आज 75,812 है। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कितने विश्वविद्यालय इनके समय में 0 थे, आज 4 है। साक्षरता दर इनके समय में 47.53 था, आज 79.70 है। थानों की संख्या बढ़ी है, पुलिस बल की संख्या बढ़ी है, हथियारों की संख्या बढ़ी है, नीरज जी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है। हर क्षेत्र नीरज में जी, आप जो ये लगातार आंकड़े विकास गिना कर रहे हैं उसके बाद भी उनका ये कहना है कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है, वो नौकरी मैन है, आप लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। आप पे पलायन का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल गलत बयानी है साहब, ये एनडीए कैबिनेट का फैसला था। दुर्भाग्यवश उस वक्त हम लोग सरकार से अलग हो गए थे और नौकरी देना नहीं देना मुख्यमंत्री का काम होता है। वो मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो नौकरी दे सकता है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री तो मंत्रालय से गायब रहते थे साहब, एक दिन मंत्रालय गए नहीं। दिखा दें किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किया हुआ हो तो। ये मुख्यमंत्री का निर्णय था, एनडीए सरकार की कैबिनेट का फैसला था, उसको ये अपना बता कर नहीं, लेकिन अब तो वो वादा कर रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने वाले हैं, सरकार अगर बनेगी तो। कहां से देंगे साहब हर परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी? आप सोच लीजिए ना, कोई गुनाह करे तो उनको आता नहीं, नौकरी फेल है वो। ये बेवजह जनता, जिनको मालूम है कि सत्ता में आना नहीं है, कुछ ऐसे जुमले फेंक दो, झूठे वादे कर दो जिससे जनता में भ्रम की स्थिति हो। यही काम ये कर रहे हैं कि जनता इनके झूठे जुमलों में, झूठे वादों में नहीं आने जा रही। जनता को जो ट्राइड एंड टेस्टेड सरकार है एनडीए की सरकार, जो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है और बिहार को जंगल राज के दलदल से निकाल कर विकास की ऊंचाई तक लाया। अरुण कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण जी, क्योंकि बिहार की सियासत को बड़ा करीब से आपने देखा है, 15 साल बनाम 20 साल विकास बनाम विनाश को लेकर भी आज बहुत ज्यादा तीखा हमला अमित शाह जी ने बोला है अपनी 3 धुआंधार रैलियों में। तो आज इन आरोपों के बीच में कहां पे खड़ा हुआ बिहार देखते हैं आप, अरुण जी? जी, आज 20 साल में जहां बिहार खड़ा है वही दिखता है। 15 साल जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन से तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से आज बिहार विकसित बिहार नहीं, विकासशील बिहार है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी आज चुनावी जंग में जाएगा तो पिछली हुकूमत, चाहे वो लालू प्रसाद राबड़ी देवी का 15 साल का शासन था, उस समय कानून व्यवस्था, विकासहीनता, वित्तीय संकट, ये सब मुद्दा तो आज जो सत्ता में लोग हैं गिनाएंगे ही। और देखिए, एक बात है कि बिहार में राजनीति की एक धुरी लालू प्रसाद हैं, चाहे वो सत्ता में रहे या विरोध में रहे। 20 साल जो आज एनडीए का शासन रहा, नीतीश कुमार का लॉन्गेस्ट पीरियड कहिए, 9 बार चीफ मिनिस्टर हुए। लेकिन जब चुनावी जंग में जो आज आपने सब कुछ परवान चढ़ चुका है, तो बातें तो ऐसी ही होंगी कि नीतीश कुमार के इस रेजिम में जो विकास के काम हुए हैं, योजनाएं बढ़ी हैं, उसको गिनाएंगे एनडीए के लोग। और जो पिछली हुकूमत में जो स्थिति है, नेचुरल है, उसको गिराएंगे। चाहे लालू प्रसाद के परिवार का, लालू प्रसाद जी का भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, ये विपक्ष को तो एक मुद्दा तो बन ही नहीं जाता है। आज देखिए, जब जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा, ये भरोसा दिलाया जब उनको नेता बनाया गया कि भाई सीएम का चेहरा, तो उन्हें कहा कि कोई भ्रष्टाचार की परछाई भी हमारे पास सामने आएगा तो हम उसको सजा देने से बाज नहीं आए। तो आज भाजपा के लोग वो जमीन पर, प्लॉट पर पहुंच गए जहां बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला था, और जो कुछ सामने आज आपने देखा कि ईडी ने जब्ती कार्रवाई कर रखी है। ये सब तो बार पलटवार होता ही रहेगा। अब रही बात की, एक बात है जहां तक नौकरी और एजेंडा, पिछले चुनाव में भी तेजस्वी ने एक नौकरी को एजेंडा बनाया था और निश्चित रूप से वो अपीलिंग था। उसको फिर उस समय तो एनडीए के लोग, जैसे आज हर परिवार में एक नौकरी, जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, एक एजेंडा भी तेजस्वी ने बनाया है। बिहार में रोजगार, बिहार से पलायन एक मुद्दा तो है ही। अब उसको बनाने के बाद आज जिस ढंग से एनडीए के लोग उसको नकार रहे हैं कि फिजिबल नहीं है,
ये नहीं है, लेकिन एजेंडा तो दे ही दिया। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार ने 1,21,00,000 परिवारों में 10-10 हजार रुपए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सुलभ कराया है। ये दो एजेंडा तो अभी निश्चित रूप से दोनों ओर से, तो जिसको आप कह सकते हैं कि बर्निंग इशू हो गया है। अब ये भले ही आज कहा जाए, और जहां तक तेजस्वी कहते हैं 17 साल, तो नौकरी का एजेंडा तो जब तेजस्वी सरकार में साझा बने तभी सरकार ने नौकरी का एजेंडा बनाया। ये बात सही है कि 5 लाख की बजाय 12.5 लाख नौकरी दी, जिसमें 3 लाख से तो अधिक सरकारी शिक्षक बहाल हुआ है जी। लेकिन बिहार के लिए सरकारी नौकरी रोजगार ये एजेंडा है, तभी नीतीश कुमार ने आने वाले 5 साल के लिए 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा। बिल्कुल, एक वो खाका भी उन्होंने एक तरीके से एनडीए की ओर से पेश किया है। रविशंकर जी, सवाल ये है कि आज जब जंगल राज की बात लगातार होती है या अराजकता की बात होती है, तो आज भी एक ऐसा बयान या तस्वीर तेजस्वी जी के मंच से आई है जहां पे आरजेडी के एमएलसी ने साफ तौर से कहा कि तमाम उन कानून को यहां लागू नहीं होने देंगे जब सरकार बनेगी, चाहे वक्फ कानून हो या अन्य कानून हो, तो एक प्रकार से उनको फाड़ दिया जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार का बयान के बाद से ये फिर स्थिति दिखाई पड़ रही है कि क्या एक संविधान सम्मत कानून की सरकार आएगी अगर आपकी सरकार आएगी तो, या फिर वो अराजकता का माहौल आएगा तुष्टीकरण के वोटिंग की इस पूरे पैटर्न को ध्यान रखते हुए? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। रवि जी। आयेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो गैर संवैधानिक असंवैधानिक कानून है उनका विरोध करना बिल्कुल ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत। गैर संवैधानिक कैसे हो गया साहब, जरा एक्सप्लेन नहीं सर, फाड़ देना, अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो वो तो फिर लागू होगा ना, मतलब वो फिर उसका विरोध करना अलग है, लेकिन उसको फाड़ देना ये बात अलग है, दोनों में अंतर है। हाँ नीरज जी एक सेकंड। हाँ रवि जी। हाँ रवि जी की बात क्या हुआ था, वो भी संसद से पास हुआ था, वापिस लिया ना विरोध में। हाँ नहीं, विरोध करना एक अलग चीज है, लेकिन ये कह देना कि साहब लागू नहीं होने देंगे, ये तो एक अलग प्रकार का मैसेजिंग है ना। हाँ वही होता है और कोई तात्पर्य नहीं होता है। मैं देखिए, लालू जी का जो दौर था 90 का दशक, वो सामाजिक न्याय का दौर था। तेजस्वी जी का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मुख्यमंत्री उस वक्त नीतीश कुमार जी थे, लेकिन वो नौकरियां उन 17 महीनों के पहले या उन 17 महीनों के बाद क्यों नहीं दी गई? उसी 17 महीनों में क्यों ऐसा हो? तो आपको तेजस्वी जी के जो प्रयास थे इसको क्रेडिट देना पड़ेगा और देना चाहिए। जी, मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूं कि एक वोट बैंक की राजनीति को लेकर लगातार एमवाई समीकरण की बात होती है, आरजेडी का एक बेस बैंक वोट बैंक को लेकर मैं सवाल करता हूं। बात यही है कि आप लोग लगातार कहते हैं जिससे भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन उसके बाद भी आप डिप्टी सीएम के लिए किसी का नाम लेते हैं, लेकिन लगातार आपके विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं कि साहब आप मुस्लिम समुदाय के लिहाज से आप कुछ ऐसा ऐलान ही नहीं करते हैं, आप उनको खाली वोट बैंक की तरह रखते हैं, ये आप पे आरोप लगता है। रवि जी। तो जो नीतीश कुमार जी हैं वो नीति आयोग का मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। विकास का तो छोड़ ही दीजिए, मानसिक दशा लोग देख ही रहे हैं। कल भी उन्होंने बोल दिया कि भागे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ लोगों का विकास किया है, वो बिहार का विकास करेंगे, इस तरह की भाषा उनके मुंह से निकल रही है। सवाल आप तक नहीं पहुंचा क्या? मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंचा क्या? मैं फिर से पूछूं आपसे, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जी, आप जवाब दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? एक सवाल का उत्तर दीजिए। नीरज जी एक सेकंड, जल्दी से रवि जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप। हाँ रवि जी, आपने कौन सी योजना लाई? एक सवाल का उत्तर दीजिए, एक योजना का नाम बताइए जो अपने मुस्लिम भाइयों की भलाई के लिए कोई योजना लाई हो। मैं एनडीए सरकार की योजना दूंगा अभी आपके सामने। आप एक योजना बता दीजिए जो लालू राबड़ी सरकार ने मुसलमानों की भलाई के लिए लाया हो। आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट बैंक की। नीरज जी एक सेकंड, जरा उनको अपनी बात रखने का समय। हाँ रवि जी थोड़ा जल्दी से, टीवी है थोड़ा सा, जो सवाल किया गया उस पर आप सीधा सा जवाब दीजिए ना, फिर वो बात इधर उधर हो जाती है। हाँ, पहली बात, एनडीए को ये सब बोलने का कोई नैतिक अधिकार और हक ही नहीं है। एनडीए के किसी घटक दल को, खास करके बीजेपी को। आप मुसलमान का लगातार बहिष्कार कर रहे हो, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारा बहिष्कार कर रहे हो। उनको एक योजना मुस्लिम छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना नहीं, लेकिन रवि जी, लेकिन अगर आप उनके हक हकूक की बात करते हैं तो आपने भी 18% की इस आबादी को, एक सेकंड नीरज जी एक सेकंड, रवि जी अगर आप उनके हक हकूक की बात करते हैं तो आपने भी लगभग 17-18% की उस आबादी को कहां पे प्रतिनिधित्व दिया है या देने का वायदा कर रहे हैं? सवाल ये है, मूल सवाल पे मैं आता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। हम लोग जी एक धर्मनिरपेक्ष दल हैं, संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर आगे
बढ़ रहे हैं। आप हमारे दल में देखेंगे हमेशा से हम बिहार के वित्त मंत्री रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, हम वो अध्यक्ष रहे पार्टी के जी। आप दूसरे पार्टियों की तुलना में कितने उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से चुनाव लड़ते हैं जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आप इन सारे आंकड़ों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रतिनिधित्व में हम दूसरे दलों की तुलना में सबसे आगे हैं। ठीक है नीरज जी, आप वो तो तब भी चिंता करते हैं अल्पसंख्यकों की, आप चिंता भी नहीं करते, वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो तो तब भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नीरज, आरोप बिल्कुल निराधार है। मोदी जी का मूल मंत्र है साहब, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की कोई भी योजना देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किस योजना का लाभ बिहार के या देश के मुस्लिम समाज के लोग नहीं ले रहे। हर योजना का लाभ आगे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं। आज किसी एम्स हॉस्पिटल में चले जाइए, आयुष्मान योजना का लाभ लेते हुए अधिकतम आपको मुस्लिम समाज के लोग ही दिखेंगे। दरअसल हम काम में विश्वास करते हैं और ये धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का नकाब ओढ़ करके लालू परिवार उन्हें बिहार को लूटता रहा, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया। कोर्ट ने जंगल राज कहा। मैंने भी पूछा था आपके माध्यम से इनसे कि एक योजना बता दें जो मुस्लिम समाज की भलाई के लिए लालू परिवार की जब शासन था। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार वो काम करते रहे, रिप्रेजेंटेशन दे रहे। थोड़ा सा वक्त सीमित है, अरुण जी जल्दी से आपका एक कमेंट इस बात को लेकर, मुस्लिम वोटर बैंक को लेकर आरजेडी की नीति क्या एक वोट बैंक तक सीमित है या उनके हक हकूक के लिए वो सच में जमीन पे काम करते हैं? अरुण जी जल्दी से आपका जवाब। बिल्कुल, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की 18% मुसलमानों की आबादी है। किस पार्टी ने, मान लिया एनडीए को तो मुस्लिम वोट बैंक की चिंता नहीं है, बीजेपी कोई कैंडिडेट नहीं देती है, लेकिन जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की बात करती है, अब अभी मैं देख रहा हूं कि महागठबंधन में राजद ने 18 और कुल मिलाकर 30 कैंडिडेट दिए गए हैं। तो कहां आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी हिस्सेदारी में कोई पार्टी, कोई संगठन, सिर्फ जुमले की बात होती है और वोट बैंक की बात होती है, वोट लेने की बात होती है। अब एनडीए से तो अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन महागठबंधन जो M22 समीकरण भी है राजद का, वही यूएसपी है, लेकिन कहाँ मुसलमानों को 2% वाले सैनी साहब को या 2.5% वाले सैनी साहब को एक तरीके से डिप्टी सीएम का आप लोगों ने घोषणा की है और अपने आप में 17-18% के लोग एक तरीके से उम्मीद लगाए बैठे और ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक सवाल बना हुआ। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान को फिर से चेताया है, टेरर फंडिंग को लेकर एक तरीके से सख्त संदेश पाकिस्तान को दिया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद अब बात पाकिस्तान की। आतंकवाद को संरक्षण देने को लेकर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। दुनिया भर में टेरर फंडिंग को निगरानी करने वाली जो संस्था है FATF, उसने पाकिस्तान की इन्हीं कारगुजारियों के चलते उसको ग्रे लिस्ट में रखा था, यानी कि आतंकवाद को, टेरर को फंडिंग करने के लिहाज से उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया था। हालांकि 2022 में वो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ गया था, लेकिन
हालिया एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को फिर से चेताया गया है। टेरर फंडिंग और आतंक को संरक्षण देने को लेकर या इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर उसे और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। इस प्रकार की नसीहत एफएटीएफ की ओर से पाकिस्तान को दी गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंक को वित्त पोषित करने में अभी भी लगा हुआ। इसके कई सबूत एक तरीके से दुनिया के सामने हाल फिलहाल में भी आते रहे हैं। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट को। एफएटीएफ की पाक को नसीहत, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से छूट नहीं। दुनिया भर में आतंक के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का ये मतलब नहीं है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। एफएटीएफ के अध्यक्ष एलिसा दे आंडा माद्राजो ने कहा है कि पाकिस्तान समेत सभी देशों को अवैध आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध रहना चाहिए, भले ही उन्हें ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया हो। दरअसल पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। हालांकि उस पर यह देखने के लिए निगरानी जारी है कि वह आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ उठाए गए कदमों को ठीक से लागू कर रहा है या नहीं। हालांकि पाकिस्तान एफएटीएफ का सदस्य नहीं है, इसलिए एपीजी यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप यह फॉलो अप कर रहा है। फ्रांस में आयोजित एफएटीएफ की बैठक के बाद अध्यक्ष माद्राजो ने बताया कि ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल होते हैं जिनकी आतंक वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर होना प्रक्रिया का अंत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि देश अपनी प्रणालियों को मजबूत करेंगे और उन खामियों को दूर करेंगे जिनका अपराधी फायदा उठाते हैं। दरअसल दुनिया में होने वाली बहुत सारी आतंकी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। इन्हीं घटनाओं के चलते पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। हालांकि 2022 में ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद भी पाकिस्तान जैसे देशों को एफएटीएफ की चेतावनी अहमियत रखती है। साथ ही एफएटीएफ अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन डिजिटल वॉलेट और छिपे हुए वित्तीय नेटवर्क का इस्तेमाल अपने ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए कर रहे हैं। एफएटीएफ की रिपोर्ट में भारत के इनपुट भी शामिल हैं। भारत की नेशनल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2022 में भी पाकिस्तान को आतंक वित्त पोषण के बड़े स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख डिजिटल और कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया है, जिसमें भारतीय सेना के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण को बल मिला है। रक्षा मंत्री ने कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए एज डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, जो सेना के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक बड़ा कदम है, जिससे वास्तविक समय में परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए तेज, सुरक्षित और कम समय में डेटा प्रोसेसिंग संभव होगी। इस मौके पर एआई सक्षम रखरखाव सहायता और वास्तविक समय में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरण हेल्पलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। सैनिक यात्री मित्र ऐप का शुभारंभ हुआ, जो अरमान प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1200 से अधिक ट्रेनों में रक्षा ड्यूटी कोटा सीटों के प्रबंधन को डिजिटल बनाता है। ये सेवारत कर्मियों की यात्रा के लिए पारदर्शिता को सुविधा सुनिश्चित करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में $4.5 अरब बढ़कर $702.3 अरब हो गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार समीक्षा अवधि में भारत का गोल्ड रिजर्व, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है, $6.2 अरब बढ़कर $108.5 अरब हो गया है। इसमें बढ़ोतरी की वजह सोने की कीमतों में इजाफा होना और केंद्रीय बैंक द्वारा खरीद का बढ़ना भी है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़कर 14.7% हो गई है, जो कि कई दशकों का उच्चतम स्तर है। बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7% के आसपास थी, जो अब 14% से ज्यादा है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा कैसे है देश भर में उत्साह इस महापर्व को लेकर। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, तो बहुत हो। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और यही का करके महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको बचा रहा है। हमको चुनाव लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930, या फिर जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। और ब्रेक के बाद अब खबर आस्था की। छठ का महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ में छठ के इस पर्व की धूमधाम के साथ शुरुआत हुई है। प्रकृति की बात की जाए या सूर्य उपासना की बात की जाए, ये पर्व बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम शहरों में, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तमाम शहरों में इस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। और अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में इस आस्था के मानने वाले लोग, खासतौर से महिलाएं, व्रत रखकर अपने परिवार के लोगों की लंबी आयु की कामना करती हैं। किस प्रकार से इस महापर्व की छठा देखने को मिल रही है घाटों पर, जिसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। साथ ही साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारियां की हैं। कैसी है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता और नेम निष्ठा के 4 दिवसीय छठ महापर्व की छठा झारखंड में देखते ही बन रही है। हर तरफ छठ के गीत गुंजायमान है। सूर्य उपासना और छठी मैया को समर्पित यह 4 दिवसीय महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। इस दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं ने स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हुए पहले दिन कद्दू भात का अनुष्ठान पूरा किया। आज नहाय खाए है, छठ का पहला दिन। आज के दिन हम सभी व्रती नहाकर लौकी और भात बनाते हैं। आज इसी को खाया जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग नहाने के बाद गेहूं धोकर के उसे सुखाते हैं। लोक आस्था के छठ महापर्व में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व है। व्रतियों ने साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूरे भक्तिमय माहौल में गेहूं सुखाए, जिससे ठेकुआ बनाया जाता है, जो छठ पूजा का मुख्य प्रसाद माना जाता है। आके दर्शनिया जोड़े जोड़े सुपवादित देव घटवा पे तिबई चढ़ावेल हो। ठेकुआ का भी बनेगा। 4 दिन का पर्व है तो बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और बहुत शुद्धता पर्व है ये। 4 दिवसीय छठ महापर्व सही अर्थों में लोक आस्था का त्योहार है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कई ऐसे परिवार भी हैं जहां कई पीढ़ियां एक साथ छठ व्रत करती हैं, जो छठी मैया के प्रति आस्था का जीवंत प्रमाण है। सबको बहुत खुशी है। हम लोग 8 परिवार हैं, 3 सास कर रही हैं, बहू सब है 5 को, सब मिलकर मैंने कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैंने सबको लग रहा है। चाची सास लोग कर रही हैं। उसके बाद में बहुत दिन के बाद हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में पहली बार
ऐसा हो रहा है कि इतना 8 लोग मिलके कर रहे हैं। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति से गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। इसमें भगवान सूर्य, जल और अन्य 3 आधारों की पूजा की जाती है। महापर्व में चूंकि स्वच्छता का विशेष महत्व है, इसलिए छठ घाटों की सफाई भी युद्ध स्तर पर की गई। इससे जल स्रोतों को भी एक नया जीवन मिलता है। ये VIP घाट है और यहाँ का साफ सफाई नक्षत्र वन पार्क द्वारा, नगर निगम द्वारा और समिति द्वारा सब मिल के हम लोग इसको भव्य तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। सजावट में भी, साफ सफाई में भी अभी 1 महीना से हम लोग लगे हुए हैं। इस बार का छठ कुछ खास है। कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात में इस महापर्व के महत्व को रेखांकित किया और इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयासों की चर्चा की। छठ महापर्व आस्था, परंपरा और उत्साह का वो संगम है जो 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। DD न्यूज के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। छठ महापर्व के लिए झारखंड में सूप, दौरा और बांस से बने उत्पादों की मांग जोरों पर देखी जा रही है। इससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। मिट्टी के सामानों के साथ पूजन सामग्रियों की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों में रौनक देखी जा रही है। झारखंड में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार में अलग ही रौनक दिख रही है। रांची समेत सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों, शिल्पों और फलों से बाजार पटे नजर आ रहे हैं। सूप, दौरा, मौनी और बांस से बने उत्पादों की मांग तो है ही, मिट्टी से बने दिए समेत अन्य उत्पाद भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। यह पर्व सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है, जहां पूजन सामग्रियों के निर्माण से लेकर उनकी बिक्री में यह दिखता है। फायदा होता है, मार्केट बार भी अच्छा है, हर बार ये बार भी मार्केट बहुत अच्छा है। पहले से भी इस साल बहुत अच्छा मार्केट है। ये हम लोग सूप लेकर आते हैं, देहात से लेकर आते हैं हम लोग पास सूप है। ये वाला 270 का 1 पीस है और 160 का 1 पीस है। संतरा है, सेब है, नाशपाती है, आपका शरीफा है। सेब 80 रुपये किलो है और संतरा 70 रुपये किलो है। इस महापर्व में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों की प्रधानता होती है, चाहे वह फल, फूल, अनाज या अन्य पूजन सामग्रियां ही क्यों न हो। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में खरना का प्रसाद बनाने के लिए अलग परंपरा का निर्वहन होता है, जहां महिलाएं धान के खेत पे जाकर अपने हाथों से धान निकालती है और उससे तैयार चावल से खीर बनाती है। हम लोग धान सिरकते हैं, ठीक है, धान पक गया है उसको सिरक के ये छठ पूजा में यूज होता है। इसका मतलब धान को चावल बनाते हैं, फिर चावल बना के इसको खन्ना में यूज करते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू हुए इस महापर्व के दौरान व्रती 72 घंटों तक निर्जला उपवास रखकर भगवान भास्कर की उपासना करती है। इस महापर्व में जहां एक ओर धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विधि विधान भव्य रूप से प्रदर्शित होते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तरों पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलता है। यहाँ पे पूरा सूप का आइटम जो चढ़ता है सूप पे, वही सब यहाँ पे है उपलब्ध। हर साल इसी तरह हम लोग यहाँ पे लगाते हैं दुकान। इस बार भी छठ के अवसर पे हम लोग दुकान लगाए हैं और बिक्री हो रही है। अभी तो शुरुआत है, अभी वैसा नहीं, कल का मार्केट रहेगा यहाँ पे, अच्छा रहेगा। हम लोग सब जितना फल फ्रूट है, जो आदि, हल्दी, गाजर, आंवला, पनौला, कमरंगा, सुथनी, बेर हम लोग हमेशा लगाते हैं सर। और रेट हम लोग जो लगाते हैं चीन बेस्ट में लगाते हैं, क्वालिटी अच्छा लगाते हैं। छठ महापर्व ने अब दिव्य और भव्य रूप भी ले लिया है। यह महापर्व भारत ही नहीं, अब विदेशों में भी परंपरागत आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया जाने लगा है। जानकारों के मुताबिक इसकी जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उतना ही उसके वैज्ञानिक महत्व भी है। हम लोगों के आराध्य देव सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं सनातन वाले। एक्चुअली साइंटिफिक कॉज भी है इसका। साइंटिफिक कारण ये है कि जीवन की जितनी ऊर्जा संचार चाहे जीवन यापन होती है, उसमें सूर्य की और प्रकाश की विशेष महत्व होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, संसार के सारे कोने में करीब 56 या 57 देशों में इसकी उपासना की जाती है और वहाँ बड़े बड़े मंदिर भी हैं और उपासक भी हैं। भारतीय पर्व त्योहार आस्था और श्रद्धा का अवसर होने के साथ ही समाज के नव निर्माण का परिचायक भी है। वर्तमान समय में स्वदेशी के मंत्र पर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, जिसे छठ पर्व से भी संबल मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सौरभ प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गुड गुड। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद खबर रेलवे से जुड़ी हुई। इस त्योहारी सीजन में रेलवे ने करीब 12,000 विशेष ट्रेनों के संचालन का इंतजाम किया है, ताकि त्योहारों पर अपने घर आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दिल्ली, पटना सहित देश के तमाम शहरों के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो यात्रियों के ठहरने आदि की भी खास व्यवस्था की गई है। कैसी है रेलवे की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। छठ पर्व पर रेलवे की विशेष तैयारी। रेलवे ने बढ़ाई यात्रियों के लिए सुविधाएं। रेल यात्रियों का सफर हुआ सुविधाजनक। छठ महापर्व पर घर जाने वाले लाखों यात्रियों को इस बार रेलवे ने कई तरह की सुविधाएं दी है, ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुविधाजनक रहे। भीड़ नियंत्रण से लेकर साफ सफाई और सुरक्षा तक हर स्तर पर रेलवे की व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है। नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और उधना जैसे प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जो सभी यात्री सुविधाओं से लैस है। स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर और सीसीटीवी निगरानी और कतार प्रबंधन प्रणाली जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, मोबाइल टिकटिंग सेवा और सूचना काउंटर भी बढ़ाए गए हैं। इस बार 4800 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है, और भारतीय रेल की पूरी बात करें तो 12,000 से ज़्यादा ट्रेन के ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है। उसके अलावा उत्तर रेलवे ने जो हमारी रेगुलर ट्रेन्स हैं उसमें अतिरिक्त कोच लगाए हैं। उन कोच को लगाने से, कोचेस के अटैचमेंट से 2.5 लाख से ज़्यादा एडिशनल बर्थ क्रिएट हुई हैं रेगुलर ट्रेन्स में। उसके अलावा पिछली बार से इस बार 23 ट्रेन्स रेगुलर एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो वो भी पिछली बार से एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था की विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवान भी तैनात हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24/7 चिकित्सा बूथ और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। छठ पर्व के बाद यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने 28 अक्टूबर से नवंबर तक 6,181 विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। वहीं पूरे देश में अब तक 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई है। उधर बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर और बरौनी जैसे प्रमुख स्टेशनों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। यात्रियों के मार्गदर्शन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। बस मुझे टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई, और इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। फेस्टिवल में जो कि इतनी भीड़, और दिल्ली में आपको पता है कि कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा था कि लाइन वाइज से आराम से ट्रेन में चढ़ो और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भारत सरकार को हम लोग की मतलब जो यात्री हैं जो दिल्ली से इधर बिहार आ रहे हैं उसके लिए हम बोलना चाहें कि भारत सरकार को इस गाड़ी की स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए ये गाड़ी में सीट भी मिल जा रहा है, और उसके बाद ये टाइमिंग से भी गाड़ी पहुँच गई। भारत सरकार ठीक का भीड़ भाड़ का थोड़ा है, लेकिन बढ़िया से व्यवस्था किया है इसमें इंशाल्लाह। छठ पर्व के अवसर पर भारतीय रेल ने न सिर्फ विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को भी प्राथमिकता दी है, जिससे छठ महापर्व में हिस्सा लेने के लिए घर का रुख कर रहे यात्रियों को काफी सहूलियत मिली है।
छठ महापर्व पर घर जाने वाले तमाम यात्रियों को लेकर के जो भारतीय रेलवे है वो काफ़ी संजीदा है और उसको लेकर के तमाम जो भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं वो 2400 घंटे और 7 दिन मुस्तैद हैं। आधुनिक से आधुनिक और विशिष्ट सुविधा देने का प्रयास जो है वो भारतीय रेलवे कर रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खबर खेल के मैदान से, सिडनी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए मुकाबले में दमदार जोरदार प्रदर्शन किया। 237 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की मदद से महज 39वें ओवर में ही ये जीत हासिल करके दिखाया है। सिडनी में भारतीय क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी तो टीम का इरादा जीत के साथ सीरीज का समापन करने का था। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड को सिराज ने 29 रन पर आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई। वहीं मार्श को अक्षर पटेल ने 41 रन पर बोल्ड किया। मैथ्यू शॉट 30 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय पर 3 विकेट पर 183 रन बना चुकी थी। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मेजबान टीम के आखिरी 7 बल्लेबाज 53 रन ही बना सके और पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट फ्रेंशो ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। 237 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अनुभवी रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दी। रोहित ने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारत को सदी शुरुआत देते हुए 69 रनों की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप को जॉश हेजलवुड ने तोड़ा, जिन्होंने शुभमन गिल को चलता किया। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। कोहली की अपेक्षा रोहित शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए। दूसरे छोर पर विराट कोहली ने संभल कर खेलते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। कोहली के आगे अब केवल सचिन तेंदुलकर हैं। वहीं रोहित ने शतक लगाने में सफलता पाई। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 38.4 ओवर में 9 विकेट से जीत दिला दी। विराट और कोहली ने नाबाद 168 रन की पारी खेली। रोहित ने 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए। वहीं कोहली ने 7 चौकों की मदद से 81 बॉल पर 74 रन का योगदान दिया। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अगली खबर से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
भारतीय पोलो टीम ने कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 के करीबी अंतर से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इस मौके पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, सांसद और पोलो खिलाड़ी नवीन जिंदल और कुमार विश्वास खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। मुकाबले के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विजेता खिलाड़ियों की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल ने भारतीय टीम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। रोमांचक मैच था ये, और आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों दर्शकों ने इसका आनंद लिया इस मैच का। और बेहतरीन जो भारत के जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं, सिमरन शेरगिल, सिद्धांत शर्मा, शमशीर अली, पद्मनाभ सिंह, इन्होंने बहुत अच्छी से आपस के अंदर एक टीम वर्क दर्शाते हुए कंबाइन किया। और अर्जेंटीना की टीम ने भी बहुत अच्छा खेला और अंत में वो पहले पीछे चल रहे थे लेकिन बाद में बहुत नज़दीक आ गए थे और फिर एक गोल से भारत की टीम ने विजय हासिल की, जिसके लिए यहाँ सभी लोगों ने बहुत चीयर किया, सबने खड़े होकर के तालियां बजाई। तो बहुत ही रोमांचक मैच था और बहुत मज़ा आया। आज का खेल बहुत ही शानदार था। आप देखिए, हमारे पास अर्जेंटीना से बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, बट हमारे इंडियन प्लेयर्स जो थे खिलाड़ी, उनने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ये जीत हासिल करी। और ये कहना फेयर नहीं होगा कि कोई जीता कोई हारा। इट वाज अ ग्रेट गेम फॉर स्पोर्ट्स। तो बहुत ही शानदार गेम रहा और लास्ट में इंडिया जीता। सो एवरीवन वाज हैप्पी एंड इट वाज अ प्राइड फॉर अस। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट का नया रूप लिया हुआ टर्मिनल 2 आज रात से दोबारा खुल रहा है। यह कदम यात्रियों की सुविधा और तकनीक के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब यहाँ स्मार्ट चेक इन, वर्चुअल सूचना डेस्क और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के प्रयासों की सराहना की। मौसम विभाग ने गुजरात और दक्षिणी राज्यों के तटीय इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसकी वजह है दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव, जो पश्चिम की ओर सक्रिय हो चुका है, जिसका असर गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरे दक्षिण भारत में अगले 7 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट है। दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को 74 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वे किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के एक सच्चे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा।